थैंक यू सर। और मुझे लगता है मुझे दो चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ये लोग मेरी इतनी देर से हिंदी सुन रहे थे तो कुछ अपनापन फील हो गया होगा। और दूसरी सर, थैंक यू फॉर गिविंग सच एज इनसाइट। जो आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, जिस तरीके के एग्जांपल्स दे रहे थे, हिंदी को लेकर के जो बात कर रहे थे, सर्विसेज को लेकर के जो बात कर रहे थे, तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच इनसाइट्स। एंड अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा या मैं कोई बीच में ऐसी बात नहीं कहूँगा। और नाउ विदाउट वेटिंग एनी मोमेंट, आई वुड लाइक टू इनवाइट अवध ओझा सर टू सर प्लीज। बोले गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। सर, हमने आपको स्पेशली इसलिए बुलाया कि शिक्षा जो है, एजुकेशन, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में जो सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स है वो है एजुकेशन। और जिसके पास एजुकेशन है वो महान है। सर की किताब जब मैंने पढ़ी, मैं वहीं से शुरू करूंगा बात को। मैं चाहूँगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं इस बात को बोलता हूँ कि आप एक बार उस किताब को ज़रूर पढ़ें। कभी भी जितने भी लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिल्ट उनके अंदर होता है, बायसनेस, झुकाव। लेकिन एक ऐसी रूपरेखा लिखना जिससे हर आदमी प्रभावित हो, ये हर आदमी की बस की बात नहीं होती। और अभी आपने कहा कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लिटरेट पार्लियामेंटेरियन के रूप में और 3 PhD। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने। नहीं सर, इसलिए नहीं कि आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए कि शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज यहाँ आने का, इतना कीमती समय निकालने का। रामेश्वर को मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतनी व्यस्तता के बाद रामेश्वर ने अपना समय निकाला। फैजल भाई ने फिर से सेमिनार आयोजित किया। 25 नवंबर 2018, अभी मयंक जी ने बताया आपको, पहला सेमिनार हुआ यहाँ। हमें तो पता भी नहीं था कितने लोग आएंगे सेमिनार में, क्या होगा। खैर, लोग आए और उस वक्त सैफिन हसन वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और मयंक भाई ने बताया कि हमने 2 से शुरुआत की। हमने एक स्टूडेंट से शुरुआत की थी और बड़ा मज़ेदार नाम था उसका, सद्दाम हुसैन। हम जो क्लास लेने गए तो वो लड़का बैठा था, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा सद्दाम हुसैन। तो मैंने कहा तब यहाँ क्या कर रहे हो? वहां से शुरुआत की। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा स्लो होती है, हमेशा, किसी भी चीज की। एक स्टूडेंट, आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट, उसमें 2 साल कोरोना का, और आज मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा फैजल शेख और जाहिद भाई का। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब हम तो इनके पोस्टर बॉय हैं। खड़ा कर बोलो। लेकिन जो ओरिजिनल मेहनत है, दिन रात एक करना है, वो इन दोनों लोगों ने किया। और स्पेशल थैंक्स इन दोनों लोगों को कि ये लोग इकरा को इस जगह तक लेकर आए। हमारी इनकी मुलाकात की कहानी भी बहुत अजीब है, उसको भी 1 मिनट दूंगा मैं। ये दुबई से चले आए, अच्छी खासी, दोनों लोग जॉब कर रहे थे दुबई में। ये दुबई से चले आए IAS की तैयारी करने। कुछ घटी घटना वो खुद ही बताएंगे कभी। दुबई से कौन आता IAS की तैयारी करने? दुबई तो डॉन लोगों के लिए फेमस है। IAS की तैयारी। मैंने पूछा कि कहाँ थे पहले? बोले मैं दुबई में था। दुबई में IAS बनना है?
खैर तैयारी शुरू हुई। एक ही अटेम्प्ट था इनके पास, बाय एज एक ही अटेम्प्ट था। अब जिस आदमी ने पिछले 10 साल जॉब की हो, कभी पढ़ाई से नाता ना रहा हो, लेकिन उस आदमी ने फिर भी मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का मुद्दा रहा होगा, 1-2 नंबर से इनका प्रीलिम्स रुक गया। कितनी मेहनत की होगी, 10 साल बाद अपनी धारा को चेंज किया। ये छोटी बात नहीं है सर। 10 साल जॉब करना, 10 साल नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आके पढ़ना, पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। प्री नहीं निकला, 1-2 नंबर से रुक गया। फिर हमारी इनकी मुलाकात हुई। मैंने कहा अब दुबई? बोले अब दुबई नहीं जाएंगे सर, अब आईएएस बनाएंगे। हमने कोई बहुत ज़बरदस्त जिद लग रही है आईएएस के लेकर। तो हमने कहा बनाओगे तो हमें भी ऐसे ही आदमी की तलाश। फिर हम दोनों लोगों से बातचीत हुई और फिर हमने डिसाइड किया कि हम पुणे को सेंटर बनाएंगे। एजुकेशन हब रहा, मयंक जी ने बताया, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया रहा एजुकेशन। ये बात तो एकदम सुनिश्चित है। हर तरह से पुणे एक सेंटर रहा एजुकेशन का शुरू से, और इस तरह से इकरा की शुरुआत हुई। और भगवान का आशीर्वाद बना रहा, हमने आज एक मुकाम हासिल किया और प्रभु के आशीर्वाद से आज इकरा का अपना एक नाम है, अपना एक स्थान है। तैयारी में क्या करना है, प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, वो रामेश्वर बहुत अच्छे से बताएंगे। उस तरफ से गुजरे हैं तो ये उस पर बात करें। हम जिन मुद्दों पे आज बात करेंगे उसमें यह है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे, अब तो सब जानते होंगे। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का। अब तो 2 पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है। उस तरीके से लोग मार नहीं खाते, वो गंदा इसीलिए है, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मारे गए हैं, साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई, उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो दोनों पैरेलली चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नज़र से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता था, उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, बस आप वेट करो। जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर, कि पिताजी आए, साइकिल खड़ी किए और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में। कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई? बोले हाँ। लोग बदल गए? हाँ। मैंने कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने? बोले असंभव सा लगता था। अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी, इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दिया। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सोनार, उनके पास गया। उसने कहा कि इस जूती को
चांदी के फ्रेम में बना दो। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया तो सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो बोले ये किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज कहीं गए। लड़के ने क्या हुआ? कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमने जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यहीं से तो शुरुआत है सेमिनार की कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो। वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। और ऐसे सामान्य, हम इकरा की एक बहुत अच्छी अदा रही है, हम हमेशा उस एस्पिरेंट को कॉल करते हैं जिसने वो असंभव को मजाक बनाया हो। सैफिन भी आया था, उसने भी असंभव को मजाक ही बनाया था। सामान्य, अति सामान्य परिवार, अति सामान्य, सामान्य भी नहीं, अति सामान्य। सामान्य में तो कम से कम आपको खाना मिल जाता है, माँ बाप कुछ पैसे भेज देते हैं। अति सामान्य, खाने का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पिताजी महीने में कितना पैसा भेजेंगे। अति सामान्य। अति सामान्य व्यक्ति के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लड़ना तो सबको है, लेकिन जो अति सामान्य है, पहला सूत्र यह है कि जिस भी फील्ड में कूदना है, बात समझ में आ रही ना? जिस भी फील्ड में कूदना है, जहां भी जाना है, जिसकी भी प्रिपरेशन करनी, साइकिल है प्रिपरेशन। आज तुम्हें साइकिल चलाना मजाक लगता है। आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीखना है, तुम कहता अरे यार साइकिल में क्या है। अब तुम्हारे लिए क्या है ना, लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा। तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज का एक तरीका है और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा, उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहां किसको सीधे दिखाई पड़ता है? पैंडल पे पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। भी रामेश्वर जब आपकी एड्रेस करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपको मेंस नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए मेंस में, तो ये आप इनसे सवाल करें, क्योंकि इनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इन्होंने अभी अभी उस दरिया को पार किया है। लाइव अनुभव, लाइव। अगर आपको लगता है कि प्री में नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, आप इनसे पूछे प्री में क्या, कहां से शुरू करना चाहिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, अभी आपने कुछ नहीं किया है, तो आप इनसे पूछें कि पहला स्टेप में, हालांकि ये शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन आप इनसे पूछें पहले स्टेप में क्या करना है। रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना? रॉबर्ट क्लाइव
ये हॉल मेरे लिए और कई कारणों से फेमस है। एक कारण ये भी है कि यहाँ मैंने इस्लाम पे कुछ बोला, उसको लेकर मैं इतना ट्रॉल हुआ पिछले 3-4 महीने। अब हिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो बोलना ही। इतिहास दुनिया का एकमात्र विषय है जो 2 लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी और एक आम आदमी के लिए। जो शाही वर्ग का इतिहास होता है वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, साक्ष्य, सबूत, लॉजिक नहीं। लॉजिकली आप दुनिया में किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो, लॉजिक। लेकिन एविडेंस, इसलिए कोर्ट लॉजिक नहीं मानता, कोर्ट क्या मानता है? एविडेंस मानता है। ऐसे यूपीएससी लॉजिक नहीं मानती, एविडेंस मांगती है। तो एक इतिहास लिखा जाता है लॉजिक के आधार पे, लॉजिक, और एक इतिहास लिखा जाता है एविडेंस के आधार पर। दोनों में बहुत फर्क है। और इतिहास इतना बड़ा विषय है, और विषय के साथ साथ मतलब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होने के साथ दर्शन भी है। जिसको भी राजा बनने का शौक है, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए, वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे असंभव को मजाक बनाते हुए। ब्रिटिश हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, 1920 वो आदमी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करता। 2 साल मूवमेंट चला, 2 साल। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉइसरॉय को मैसेज पे मैसेज करती रही, बात करती रही कि क्यों रोको इस मूवमेंट को। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते, सरकार असहाय। वॉइसरॉय ने कहा सर मूवमेंट नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये पूजा कर रहे हैं हमारे लिए, आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, पूजा कर रहा है, आप उसे मारेंगे? ये सत्याग्रही सड़क पे चलते थे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। 2 साल। फिर 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ, 22 पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन जलाया गया। वो सरकार पे हमला था, वो सरकार पर हमला था। अब सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे पहले सरकार कार्रवाई करे, गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। कहा आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अंग्रेजों ने कहा एक दिन विश्वास कर लो, बोले है ही नहीं। और कोई मार नहीं खाया। उसकी सजा गांधी जी को मिली, 6 साल के लिए सजा मिली, 6 साल के लिए बंद हुए। तो इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है, दर्शन भी है। और वो ये फॉर्मूला सिखाता है, असंभव को मजाक बनाने का फॉर्मूला। रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड से, इंग्लैंड, यहां एक स्टेट छोड़ के, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। महाराष्ट्र की ही तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर कैसे जाओगे। एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। बट 18वीं सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, मान लो रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले, किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? चारों तरफ राज्य हैं, राजा महाराजा हैं, एक विकसित समाज है, और कंपनी ने कब्जा कर लिया मजाक में।
असंभव को मजाक बना दिया। आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको पहला सूत्र बताया ना, समझो किसी चीज को, उसके पूरे पैटर्न का अध्ययन करो। और फॉर्मूला किसने दिया? वो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने। उस फॉर्मूले को लगाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। और फॉर्मूला क्या था? किंग मेकर का फॉर्मूला। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, सब, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और ज्यादातर राजा जो बनना चाहते हैं वो ताबीज ढूंढते हैं, भैया कोई ताबीज मिल जाए तो पहन ले भैया। इस देश की मनोविज्ञान समझ में आ गया, इस देश के लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि सबको राजा बनना है। और उसने एक फॉर्मूला निकाला, किंग मेकर। अपने आदमी को बिठाया कर्नाटक की गद्दी पे, अपने आदमी को बिठाया हैदराबाद की गद्दी पे, मुजफ्फरजंग, चंदा साहिब। और इन दोनों ने उसको बदले में क्या दिया? टेरिटरी दी, पैसा दिया। एनसीईआरटी पढ़ा है ना? चंदा साहिब ने 80 गांव दिए ड्यूप्ले को पांडिचेरी में। मुजफ्फरजंग ने 20 लाख रुपए कैश दिया 1749 में। मसूलीपट्टनम का पूरा शहर दे दिया। ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। तब उसको लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा फॉर्मूला है। इंटरफियर इन द इकोनॉमिक एंड इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो, एंड देन टेक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। ये था फॉर्मूला। इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और फिर इनसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदा लो। ये फॉर्मूला निकाला किसने? ड्यूप्ले ने। इसको लगाया किसने? क्लाइव ने। फोर्ट विलियम का गवर्नर बन के पहुंचता है बंगाल, और बंगाल पहुंचते ही वो पूछता बंगालियों से कौन कौन राजा बनेगा। सब हाथ उठा दी, मीर जाफर, खादिम खान, इतने लोगों ने हाथ उठा दिया। साहब, एक विभीषण ने रावण को खत्म कर दिया। बंगाल में 20 विभीषण मिले। फॉर्मूला, किसी भी चीज को जब आप एंटर करोगे, प्लासी का युद्ध 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757, वो युद्ध से जीता गया था, धोखे से। क्लाइव। और फिर इस फॉर्मूले को कंपनी ने भारत में लगाया। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 किसकी वजह से हुआ? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव भी कंपनी के पास गया कि साहब हमने सुना आप राजा बनाते। बोले हाँ, ये हमारा नया धंधा है। बोले हमको पेशवा बनना है। बोले पैसा लाए हो? हाँ। बोले लाए हैं। तो सूरत की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है यवले की चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखेगा। अच्छा, कौन सी भाई साहब? पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया।
मजदूर का अप्रोच नहीं है। मेहनत तो करना ही है, वो उस पर तो बात ही नहीं करनी। मेहनत तो करना ही नहीं, मेहनत पे तो सॉरी बात ही नहीं करनी। बात करनी है मेहनत के अप्रोच पे। कंपनी एक छोटे से फॉर्मूला, किंग मेकर का फॉर्मूला, सो समझ में आया, वो राजा बनाने लगी पूरे भारत में, घूम घूम के राजा बनाया उसने। तीन फॉर्मूले पे भारत पे कब्जा किया था कंपनी ने। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीन फॉर्मूले के बल पर देश पर कंपनी ने कब्जा कर लिया था। तो पहला काम आप यही करो, समझो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या आवश्यकता है। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी, कम है बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये 3rd से 4th में गए, तो जब 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नई बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। वो लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो लेडी ने, उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है। ये 2 पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। इस हॉल में कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, 2-4 होंगे जो अभी नहीं पढ़ते होंगे, बाकी सारे लोग पढ़ते हैं ना, है ना। अभी जापान के एक नेता है शिंजो अबे, उनकी हत्या हुई। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? हाँ? किसी को नहीं पता? अरे
अरे भैया, हफ्ते भर पहले की घटना है। पता ही नहीं, और अंडरलाइन किए होगे। कितनी बड़ी, कितनी एक लाइव एग्जांपल देखो। अपना स्व मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। बात समझ में आ रही ना? इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, ये दिखाई नहीं पड़ती ना, ये दिखाई पड़ता है। ये पेट दिखाई पड़ता है, ये पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब ये क्षमता विकसित, स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे। आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए, 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना? एक दिन में नहीं बढ़ेगी। ये दूसरा फॉर्मूला है। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता? मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता। आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है। ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। ये दूसरा फॉर्मूला। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो, पहचानो। यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और अगर वो कम है, बढ़ा लो। 3 महीने, 90 दिन का कोर्स है ये। 3 महीने, 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। हम कोचिंग किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं। कोचिंग और कॉलेज में बहुत फर्क है। कॉलेज आप पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग आप सीखने के लिए जाते हैं। जितने लोग कोचिंग जाकर परेशान होते हैं वो लोग हैं जो कोचिंग पढ़ने के लिए गए। अगर कोचिंग भी पढ़ा रही है और कॉलेज भी पढ़ा रही है तो फिर दोनों में फर्क कहां है? ये दूसरी चीज, अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ाया उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद। कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। तो पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। ये क्या है, कैसे है, पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है। दूसरा क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में ह्यूमैनिटीज को कोई इज्जत ही नहीं है।
अगर आप बीए कर रहे हैं ना इस कंट्री में, तो आपको लोग बर्बाद आदमी समझेंगे। कह रहे बीए कर रहे, चलो पीछे आके खड़े हो जाओ, बीए कर रहे हैं, इधर आप एमबीए कर रहे हैं, महाबर्बाद आदमी। तो भी थोड़ा इज्जत है, साइंस की तो बड़ी इज्जत है, और आईआईटी की तो खैर कहने ही क्या। लेकिन जहां आपने कहा बीए, बहुत रेयर केस में जो लोग ग्रेजुएशन बीए वगैरह करते हैं, बीए ऑनर्स वगैरह, वो बहुत रेयर केस में बताते हैं लोगों से। आईआईटी वाले तो कहीं भी फंक्शन होगा तो आगे खड़े हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं भैया, आईआईटी कानपुर, अच्छा अच्छा। अब चूंकि, और आप जितने लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी, 10th तक हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ाया गया, और 10th का टीचर हमें क्या कहता था बार बार कि बस इसके बाद जीवन में हिस्ट्री कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में सिविक्स कभी नहीं पढ़नी, इसके बाद जीवन में जो बेटा ये बस 1 साल बेटा। अब उस टीचर का चेहरा बहुत याद आता होगा। बोल हमें ये स्कूलों में बताया गया, ज्यादातर, हो सकता है सब में ना हो, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में, हमारे स्कूल में हमारी हिस्ट्री की टीचर बोलती थी बस अब जीवन में हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। हमें क्या पता था हिस्ट्री से ही जिंदगी चलेगी। और इतिहास, मैंने कहा ना, सब्जेक्ट नहीं, दर्शन, एक से एक कैरेक्टर जिन्होंने असंभव को मजाक बनाया। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, एक से एक कैरेक्टर। बिस्मार्क, पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी राष्ट्र बने, पूरा यूरोप। अभी सर ने कहा कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका लोग विरोध करते हैं, तो 1-2 लोग विरोध करते हैं, उसी में आदमी की हालत खराब। पूरा यूरोप नहीं चाहता कि जर्मनी नेशन बने, और वो आदमी उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, जब यूरोप चाहता ही नहीं, 1871 में जर्मनी को नेशन बना देता है। तो चूंकि हमें ह्यूमैनिटीज पढ़ना सिखाया नहीं गया, और सिविल सर्विस का पूरा गेम ह्यूमैनिटीज पे है, पूरा। क्यों पढ़ें अकबर को, क्यों पढ़ें गांधी को, क्यों पढ़ें, इनसे क्या मदद मिलेगी, क्यों अंबेडकर को क्यों पढ़ें। अंबेडकर को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस देश में एक तबका ऐसा रहा, स्त्रियां भी। ज्योतिबा फूले ने जो पहला स्कूल शुरू किया, शिक्षा पे उनका सबसे ज्यादा बल है, तो उन्होंने दलित समाज के लिए तो स्कूल शुरू किया, स्त्रियों के लिए शुरू किया, और उन्होंने कहा समस्त समाज की स्त्रियां। डॉक्टर अंबेडकर का तो हर क्षेत्र में योगदान। एक बात उस आदमी की इतनी जबरदस्त है, जो मैंने अभी, जब उनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनके ऊपर बनाया, उसमें नवयान पे मैंने एम्फसाइज किया। उनका मानना था, जैसे बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, उन्होंने एक और यान कहा, नवयान। दुनिया में जो भी परेशान है, जो भी सफर कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति को पकड़ में आ गई, शिक्षा। कभी कभी कुछ चीजें समाज इस ढंग से करता है कि पकड़ में नहीं आती, मेन चीज पकड़ में नहीं आती, शिक्षा। उन्होंने कहा शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज शेरनी का दूध है। अपनी जो क्षमता है अंदर की, उसको इंट्रोस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? अब ना बताओगे, 2 साल से। और इधर ऐसे बैठो जैसे तालिबान ने काबुल में कब्जा कर लिया। वो सब ऐसे ही बैठे थे काबुल में जाके।
2 साल से इधर कौन तैयारी कर रहा है? 2 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा हो, है ना? क्या ऑप्शनल है? पॉलिटिकल साइंस। चलो तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं। नहीं तो कहोगे बेइज्जती कर रहे थे सबके सामने। बस 3-4 लोग 2 साल से तैयारी कर, ये सब 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बता नहीं रहे। 5 साल से कर रहे हो ना? कई चीज़ें हैं जो मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूं, उसमें से एक ये है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो, अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माताजी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ, तुम हो गई गलती तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट, तुम जहाँ भी सीखने जाओगे ये सब कॉन्सेप्ट लेकर, मैं तो क्लास में देखता हूँ 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। तुम अगर जिंदा हो, तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो एजुकेशन कम से कम इतनी तो क्षमता दे कि मैं पूछूंगा हाथ उठा के। कितने लोग आते हैं कोचिंग करने, वो कोचिंग से वापस चले आते हैं, वो अपने डाउट्स पूछते ही नहीं क्लास में, टीचर से मिलने ही नहीं जाते। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, मैं 4-5 दिन पहले क्लास ले रहा था दिल्ली में, तो एक भाई साहब लिख रहे थे एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा यूट्यूबर हो? पकड़ लिया, वो कोने में उन्होंने रखा तो पकड़ में आ गया। मैंने कहा वैसे ही यार इतने लोग पीछे पड़े हैं, क्या बना रहे हो? नहीं नहीं सर ऐसे ही। पढ़ लो यार। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ। इन सब लोगों ने यही किया, अपनी क्षमता को पहचाना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, उसमें को बढ़ाया। हम जब तैयारी करने आए थे, हमको कुछ नहीं आता था। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही, तुम्हारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं।
तो पहली बात, पहला काम क्या करना है? एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना है। दूसरा काम क्या करना है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब इस क्लास में बहुत सारे लोगों का PSIR ऑप्शनल होगा। कितने लोगों का है? कार्ल मार्क्स की क्या देन है समाजवाद को? कौन बताएगा? क्यों कार्ल मार्क्स अमर है सोशलिज्म के हिस्ट्री में? Why? और कौन बताएगा नीचे? यस, he said to working class to unite. He said to working class to unite and नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी बात उसने कही जिससे वो खुदा बन गया समाजवाद का? Why he is called as the god of socialism? एक्सप्लॉइटेड वर्ग जो तबका है वो इसलिए एक्सप्लॉइटेड है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वो नहीं है, इसलिए। और उन्होंने बताया लोगों को ऐसा। इनको तो भाई पीछे। So I guess workers lacked consciousness. तो कुछ फार्मूला तो दिया होगा ना उसने? ऊपर माइक है। हाँ, मेरा कूदने जा रहा हूँ पकड़ के रेलिंग, वहीं से बताना। हाँ, ये है। उसने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। उसने कहा द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो द रूलिंग क्लास इन द सोसाइटी। समाज का वो तबका जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो समाज में रूलिंग क्लास भी होता है। तो मजदूर तबका क्या हुआ? ना उसके पास इकोनॉमिक पावर है, ना उसके पास पॉलिटिकल पावर है, और जिसके पास पावर नहीं होगी उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। नहीं, वो भूल गया था बताना। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखे हो? जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये लगाना है क्या कि अपनी क्षमता को समझना है और फिर उसको डेवलप करना है। ये दो बातें समझ में आ गई ना? तीसरी बात, कहावत है हिंदी में, लकीर के फकीर। मतलब उनको एक ट्रैक पे रख दो, वो उस ट्रैक से कभी हटेंगे ही नहीं। उतना ही करेंगे जितना बताया जाएगा, उतना ही बोलेंगे जितना कहा जाएगा। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो अपने समय को, जैसे अगर आप IAS मेंस का पेपर देखें तो 1970s के जो क्वेश्चन थे वो अलग थे, 1990s के क्वेश्चन अलग हो गए, फिर 2000 के बाद क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गए, और आज तो जो मेंस का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो तो एकदम पलट चुका है। अमेरिका का एक विद्वान था थॉमस जेफरसन। उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल चलना चाहिए। थॉमस जेफरसन, जब अमेरिका में संविधान लिखा जाने लगा तो उसने कहा किसी भी संविधान को सिर्फ 19 साल बस, क्योंकि 19 साल बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी होंगी। तो जब चीजें बदल जाएंगी तो फिर संविधान लिखा जाएगा बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से।
गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे। गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने। अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा? समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और जो चेंज को नहीं समझेगा, इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर आता है, कितने लोग पढ़ते हैं उसे? हिंदू काफी लोग पढ़ते हो। दोनों न्यूज़पेपर में आज से एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ छपी फ्रंट पेज पे कि भारत रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। छपी ना? इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी, हिंदू में भी छपी कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है। सबने पढ़ी ना? किस बेसिस पे? कौन से 4 पॉइंट उसने लिखा फ्रंट पेज पे कि ये 4 चीजें हैं और इससे पता लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही। हाँ, ब्लैक स्वान इवेंट क्या है ये? तो उसके पैरामीटर क्या दिया उन्होंने? मॉडर्न इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? जो मॉडर्न इकोनॉमी है, नहीं, इकोनॉमी की स्पाइन, इकोनॉमी की बैंकिंग। मॉडर्न इकोनॉमी की जो स्पाइन है भाई, कैपिटलिज्म क्या है? रोटेशन ऑफ वेल्थ। कौन रोटेट कर रहा है? बैंक। आज पूंजीवाद का दौर है ना कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म की जनरल डेफिनेशन क्या है? कैपिटलिज्म इज रोटेशन ऑफ वेल्थ। रोटेशन करेगा कौन? बैंक। तो जो बाजार में पैसे को रोटेट कर रहे हैं उनकी हालत खराब हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा भारत से बाहर निकाल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अब जो मेंस आने वाला है, वो इन घटनाओं के चारों तरफ केंद्रित होगा। सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो किसी चीज को। किसी भी नेशन को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे क्वेश्चन है ये। नेशन जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न है ना? आधुनिक युग से पहले तो कोई नेशन था नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करेगा वो? कौन बोला? हाँ, कौन बता रहा है इनकम बढ़ेगी? अच्छा, क्या नाम है? बहुत अच्छा नाम है यार। कृष्ण के बेटे का क्या नाम था? वो तो कोई नाम नहीं था। नाम नहीं याद है मुझे उसका, मतलब अरे वो कहाँ से पैदा हुआ था, हमने उसकी कहाँ से पैदा हुआ था मतलब? तो वो सर वो समुंदर में, वो समुंदर में गिरा था, फिर बाद में वो उसको बढ़ाएगा जो एक। अरे क्या बताया जा रहा है यार? समुंदर में गिरा था और सर वो मछली ने खाया था उसको, फिर बाद में वो गलत हो गया। भैया आप बैठ जाइए, आप उल्टा हमें कंफ्यूज कर रहे हो यार कि मछली में खा लिया था, समंदर में गिर गया। और नहीं सर वो बाद में चुरा के बाद में वो नीचे गिर गया था। एक और बात जोड़ दिया, चुरा के लाए थे यार हम। भैया आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछे, कृष्ण के बेटे का क्या नाम था? नहीं पता नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, तुमने हिम्मत की जवाब देने की, ये बड़ी अच्छी बात। सर उनका नाम साम था।
हाँ हाँ शाम, राइट। चलो बताओ क्या बता रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन से बाद में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी। अगर पर कैपिटा इनकम हर एक की बढ़ेगी तो सर और फिर वो सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उसको चेंज आ सकता है सर नेशन सर में, राष्ट्र मजबूत होगा। मजबूत होगा सर। अगर हर एक का अगर इनकम बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट तो हो ही जाएगी। तो तुम्हारे हिसाब से तो इराक में पर कैपिटा इनकम बहुत हाई थी और नेशन ही खत्म हो गया। लीबिया में पर कैपिटा इनकम बहुत प्यारी थी गद्दाफी के समय में, गद्दाफी के समय में लीबिया की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी थी, नेशन खत्म हो गया। सीरिया सिविल वॉर में चला गया। पर सर सिर्फ वही थोड़ी है सर नेशन को स्ट्रांग करते हैं सर, पर कैपिटा इनकम। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप जो होता है मैंने वो बताया, इनकम बढ़ेगी तो फिर लोगों का फिर बाद में वो नेशन का से इनकम बढ़ेगी तो उससे बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, लोग प्राइवेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और अगर फार्मर में अच्छा ठीक, और कौन बता रहा है? तो भाई इनको आगे माइक दो। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एजुकेशन भी चाहिए, लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। दैट्स बिकॉज कि अगर हम लोग जितना एजुकेशन हमारे सोसाइटी को देंगे तो उससे उतना प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जितना फास्ट होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी और लेबर्स को ट्रेनिंग हम ज़्यादा एफिशिएंटली दे सकते हैं। एजुकेशन, हाँ अरे क्या बात कर दी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किस ईयर में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस ईयर में शुरू हुआ? 1750, 1750। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेटा किस देश को कहा जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1787 बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जातिवाद है, संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, रेशियलिज्म था, डिप कर गया एकदम नीचे। अब तुम राष्ट्र नेशन देखो, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, और फिर दूसरी तरफ नेशन देखो, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। तो ये जो यूएस, जर्मनी, फ्रांस नेशन है, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, है ना? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ऐसा क्या किया कि नेशन मजबूत हुआ? अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इकोनॉमी चेंज कर दी। इकोनॉमी जैसे ही चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हो गई। 1991 से पहले जो मूवियां बनती थी उनका नाम होता था रोटी। 1970s की मूवी है रोटी, क्योंकि 1970 में रोटी खाना भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती था। और 1991 के बाद मूवी बनी मर्डर। किसी भी समय के अगर समाज को समझना हो, सोसाइटी को, तो या तो आप उस समय के लिटरेचर को पढ़ो, और आज आपके पास सबसे अच्छी सुविधा है मूवी देखना। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा से आप पूछिए, 1960s की मूवी है श्री 420, उसी समय की मूवी है हरिश्चंद्र, श्री सरस्वती चंद्र। उसमें गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी कि आदमी फूल से ज्यादा कुछ भेज ही नहीं सकता था। अब गाना है, कूड़ी कहती है मैनू जगवार लें दो। तुम यार बात, तुम हंस देते हो, तुम वो जो बात है ना उसको साइडलाइन कर देते हो। समाज बदला ना 91 के बाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हमें लगा नाराज हो गया मेरे ऊपर ये। नहीं भैया, हम नहीं कहेंगे, समाज के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, आराम से।
उसको लग रहा है इतनी देर से टॉर्चर कर रहा हो यार, उल्टी सीधी बात है बोल। तो जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस ताकतवर नेशन बने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे होगा इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, इकोनॉमी जैसे चेंज होगी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। जो राष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज हैं वहां का सोशल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। वो जो पुराना स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो खत्म हो गया। बिल गेट्स कौन है? अमेरिकन। जैकमा कौन है? चाइनीज। अंबानी कौन? इंडियन। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हारी जो समय है, सिचुएशन, परिस्थिति, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, और सब इंटरकनेक्टेड है। स्कूल में हम क्या करते हैं? सबको सेग्रीगेट करके पढ़ते हैं अलग अलग, लेकिन सिविल सर्विस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में स्त्री की दशा देखो और यूएस में स्त्री की दशा देखो। उसके लिए रिलीजन जिम्मेदार नहीं है, इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस, यही तो फॉर्मूला है। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता देती है। नहीं, यही तो फॉर्मूला है। पराधीन सपने सुख नाही। जो आदमी दूसरे के अधीन है, तुम्हारी जो परिस्थिति है, तुम्हारा जो समय है, उसको देखना, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने समय को नहीं, उस परिस्थिति को नहीं पहचानते। एक बार एक इंस्पेक्टर एक पोल्ट्री फार्म में गया। पोल्ट्री फार्म, फूड इंस्पेक्टर था, तो पोल्ट्री फार्म के इंस्पेक्शन पे निकला था। तो एक पोल्ट्री फार्म में गया तो उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से पूछा कि मुर्गियों को क्या खिलाते हो? कहा साहब बाजरा खिलाते हैं। कहा इतनी गर्मी में बाजरा खिलाते हो? बंद करो इसको। पहले मुर्गी फार्म का मालिक को बंद कर दिया उठा। दूसरे मुर्गी फार्म में गया, उसने पूछा क्या खिलाते हो मुर्गी को? बोले साहब चावल खिलाते हैं। बोले उल्टा सीधा खाना खिलाते हो? इसको भी बंद कर दो। दूसरा वाला भी बंद हो गया। जब वो तीसरे मुर्गी फार्म में एंटर किया, उसने कहा क्या खिलाते हो मुर्गियों को? उसने कहा साहब खिलाते कुछ नहीं, 5-5 रुपए दे देते हैं, इनका जो मन होता है खा लेती। बोला हाँ तुम समझदार आदमी, ऑफिस में आओ। खिलाते तो कुछ नहीं है, इनको 5-5 रुपए दे देते हैं। 17s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 80s का क्वेश्चन पेपर अलग था क्योंकि तब इकोनॉमी और सोसाइटी अलग थी। 91 के बाद तो ड्रास्टिक चेंज आया, एलपीजी, तुरंत यू टर्न मारा एग्जामिनेशन पेपर ने, और अब एकदम अलग परिस्थिति दुनिया में चल रही। पूरी दुनिया में, कहीं एक जगह नहीं चल रही है, पूरी दुनिया में। ये तीसरी चीज है, अपना समय। सिर्फ ये नहीं किताब ले लिए रटे जा रहे हैं, एलपीजी क्या है, कनेक्टिविटी। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मुख्य वजह क्या है? भारत की ज्योग्राफी। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। कल्चर मतलब ड्रेस, कल्चर मतलब खाना। कश्मीर का हिंदू और तमिलनाडु का हिंदू, दोनों के ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी अलग अलग है। गुजरात का मुसलमान
और नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, दोनों का ड्रेसिंग सेंस अलग अलग होंगे। और खाना भी अलग अलग होगा। तो अशोक को, जैसे आज हिंदू मुस्लिम ईसाई के बीच तनाव है, ऐसे अशोक को बुद्ध ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव का सामना करना पड़ा। और टेंशन चाहे फैमिली में हो या राष्ट्र में, विनाश करती है। जो तुम आज सिचुएशन देख रहे हो, ये सिचुएशन अशोक के सामने भी थी। तभी तो हम उसे द ग्रेट कहते हैं, जिसको समझ में आ रहा हो। और फिर वो धम्म की नीति का प्रतिपादन, पॉलिसी ऑफ धम्म, और उस पॉलिसी ऑफ धम्म में वो कहता है सार वृद्धि, कि प्रत्येक व्यक्ति को हर धर्म के बेसिक सिद्धांत को समझना चाहिए। और किसी भी धर्म का बेसिक सिद्धांत, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बेसिक सिद्धांत किसी भी धर्म में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सिद्धांत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसी में तो दाराशिकों ने किताब लिखी थी, मजमुल बहरीन, द मीटिंग ऑफ टू ओशंस, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। वो जो अशोक के समय परिस्थिति थी, बुद्धिस्ट ब्राह्मण और जैनों के बीच तनाव, वही परिस्थिति मेडिवल इंडिया में अकबर के सामने थी। हिंदू मुसलमान और फिर उनके विभिन्न डिफरेंट सेक्ट्स, संप्रदाय, शिया सुन्नी, शैवाइट वैष्णवाइट। तो उसने भी फिर कहा कि नहीं, इस तनाव को कम करना है तो तौहीद इलाही, तौहीद इलाही। अब जब तुम मेंस में आंसर लिखते हो तो तुम्हें ये कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा एग्जामिनी है ना, उसको पता लगना चाहिए कि यार इसने हिस्ट्री से सीखा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज कोई हम इस समस्या से परेशान नहीं है, पहले से। और जब जब हम इस समस्या से परेशान हुए, हमारे पास सॉल्यूशन था। परिस्थिति, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को समझना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ये 3 काम कर लो आप। और अगर ये 3 काम आपने कर लिया तो आप भी कल यहां बैठोगे और असंभव को मजाक बना दोगे। पहला काम, पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। घर जाकर नहीं समझते हो, जहां कोचिंग में पढ़ते हो उस टीचर से पूछो कि सर ये है भाई, क्या 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 है सर, डिमांड इनकी क्या है सर, ये बेस में क्या चाहते हैं सर, ये प्रीलिम्स में क्या चाहते हैं। कितना पढ़ोगे यार? अगर तुम एक बार सिलेबस उठाकर देखो आईएएस का, तो सिर्फ सिलेबस देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई तो फॉर्मूला होगा जो इन लोगों ने फॉलो किया होगा और प्रीलिम्स निकला। इस दुनिया में हर कोई भी आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। अभी आप हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लो, हो सकता है मैं ही जवाब ना दे पाऊं। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो अपना, अपनी क्षमता को चेक करो। और तीसरा, अपनी परिस्थिति को समझो। इन सबके साथ ये 3 बातें क्लियर हुई ना। इन सबके साथ जो चौथी बात, जो मतलब मुझे बोलना ही होता है, जीवन मतलब युद्ध। ये लास्ट बात। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। 2 लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है। और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है,
भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना आईएएस, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। लेकिन जीवन का मजा भी तो यही है, और करना क्या है। तो जब लड़ना है, जब ये पता है कि लड़ना है, कल सर पहुंचे करीब आप 11:30 बजे के आसपास पहुंचे, बोला हम लोग सोने जाते जाते 3 बज गए, बोले सुबह सेमिनार है। युवा मतलब शक्ति। भारत आज एक दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा युवा हैं, और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नाम क्यों लूं किसी आदमी का, पर अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं ना। डिप्रेस आदमी से कौन शादी करेगा। और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसे समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो। अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस। फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। तो मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से, मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे ज्यादा बड़ा, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। हमेशा हर चीज में, अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम ही करोगे। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं। कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे, तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूं कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन यूएन में भी बोलोगे। और वो चीज इतनी उत्साहित कर देती है। तो मैं सब लोगों से यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग और ध्यान से जरूर जुड़ें। ध्यान किसी धर्म का नहीं है, उस ध्यान पर किसी धर्म विशेष की मोनोपोली नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है। अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई
और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा। या तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता ही नहीं चला। वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा, और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो गए। और चाय पी रहे हो तो बुरा नहीं कर रहे हो, चलो अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा जो डिस्कशन है, तुम जब भी लोगों से बात करो, तुम ये गौर करो कि किस मुद्दे पे कर रहे हो। सुष्मिता सेन शादी कर रही है, तुम्हारा चाय पीना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा डिस्कशन करना भी बुरा नहीं है। बुरा है तुम्हारा मुद्दा। चलो बाहर निकल ही आए, बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो किसी ऐसे मुद्दे को उठाओ जिससे, और डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं, डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी जिंदगी तुम ये कभी नहीं कह पाओगे कि अब मुझे सब कुछ आता है, और जिस दिन तुमने ये कह दिया, किसी मेंटल हॉस्पिटल जरूर चले जाना। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, और तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो, तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। पढ़ाई के साथ साथ जो इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है वो है पर्सनैलिटी, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा सोचने का तरीका। चार बातें आज के इस सेमिनार में मैंने 4 बातें बताई। पहला, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तीसरा, सिचुएशन। और चौथा, पर्सनालिटी। सिर्फ किताब लेकर खड़े होने से बहुत बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ वेपन लेकर खड़े, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पे शिखंडी खड़ा हो जाता है, भीष्म पितामह का इससे क्या लड़े? हथियार उसके भी हाथ में है, लेकिन वो मानते नहीं उसको। जीवन में एक और अहम बात है, वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब बदमाशी नहीं होता। कॉलर खड़ा कर लिया, 3 बटन खोल ली, चाबी नचाते हुए जा रहे, ये सब नहीं होता। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम ने जिसको सबसे ज्यादा निगलेक्ट, मतलब मैं देखता हूं लोग 4 आदमी के सामने बोल नहीं पाते। 10 लोग बैठे हैं, वो बोलेंगे ही नहीं। ये 4 बातें आप हमारी तरफ से आज ले जाओ। बाकी तो एग्जामिनेशन पैटर्न पर रामेश्वर अच्छा बोलेंगे, आप इनसे ज़्यादा सवाल करिएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक सेशन होगा, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, लेकिन तो अभी रामेश्वर जब सेशन ले लेंगे फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे। और खासकर वो लोग, 2 लोग केरला से आए हैं, पहले वो क्वेश्चन पूछ लें, और कुछ लोग कानपुर से आए हैं। कर्नाटका, अच्छा कानपुर से कौन आया है? कुछ लोग कानपुर से भी आए। अच्छा कानपुर से आए, नहीं जितने लोग बाहर से आए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं
ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुणे में हमने एक भी हिंदुस्तान की पहली कोचिंग है इकरा IAS जिसने एक भी रिजल्ट अनावश्यक नहीं डिक्लेयर किया है। हमने जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वो हमसे सीधे जुड़े हुए लोग हैं। हमें तो नोटिस भी भेजा गवर्नमेंट ने इस बात पर कि आपने इतने लड़कों की फोटो डाल रखी। मैंने कहा ये फोटो कोचिंग ने नहीं डाली, ये टीचरों ने डाली। फिर हमने रिप्लाई किया विद एविडेंस कि ये देखिए, क्योंकि हमें भी पता है कि किसी चीज का निर्माण एक दिन में नहीं होता। तो अब मैं चाहूंगा कि रामेश्वर आए और आगे प्रोग्राम बढ़ाएं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग सच इनपुट्स। इतनी सारी डिटेल्ड बातें हुई और सिलसिला जहाँ से शुरू किया था सर ने कि इस एग्ज़ामिनेशन में आने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ामिनेशन को जानें। जहाँ तक बात है, आप अगर हिस्ट्री को भी उठा करके देखें या अगर थोड़ी बहुत बेरुचि है तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि इस एग्ज़ामिनेशन में क्लियर करना या ना करना वो बहुत बात का पड़ाव है। पर उससे पहले इस प्रिपरेशन की जर्नी में जितने लोगों ने एस्पिरेंट्स देखा होगा, देखा है नहीं देखा है, उसमें नवीन का एक, मैंने देखा नहीं है वो सीरीज़, पर उसमें नवीन का एक बहुत बढ़िया सा डायलॉग है कि आप IAS उस दिन से बनना शुरू हो जाते हैं जिस दिन से आप इस तैयारी में आते हैं। तो मुझे ये बात ज़रूर लगती है कि जब भी आप इस तैयारी में आते हैं तो एक चीज़ बहुत मैटर करती है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ द थॉट, राइट। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन में आने के लिए, क्योंकि वो ग्रुप D से लेकर के ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A एक्चुअली में डिवीज़न पर्क्स को लेकर के नहीं है, प्रिविलेजेस को लेकर के नहीं है, सैलरी को लेकर के नहीं है, ये डिवीज़न सोच को लेकर के है। तो सिविल सेवा में आना अपने आप में एक सोच है। चंद्रगुप्त के पास में एक सोच थी तो चाणक्य के साथ मिले और उन्होंने नंदास को उस दौर में शिकस्त दी जिस समय नंदास अपने पीक पर थे। बाद में आप हिस्ट्री में और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद को गुरु मिले हों या फिर अभी रिसेंट में अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक बहुत स्कूल टीचर हैं और अग्नि की उड़ान नामक किताब में उन्होंने बहुत जिक्र किया है उनका कि उन्हें स्कूल के टीचर ने उन्हें पहली बार दिखाया था जब उनका क्लास में मन नहीं लग रहा था तो उनको बाहर घुमाने ले गए थे और उन्होंने दिखाया था कि बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। और वो उनकी मोमेंट में टर्निंग मोमेंट था जिस दिन से उन्होंने सोचा था कि इस फॉर्मेशन कितनी खूबसूरत है, तो मैं जीवन में कुछ इस दिशा में आगे करना चाहूँगा जिसमें एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो। तो वो खुद की सोच और ख़ुद का भरोसा बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन में आने के लिए। और उसके बाद में डेफिनेटली एक माध्यम जो गाइडेंस के तरह से कहा जा सकता है ताकि आप इस जोन ऑफ एग्ज़ामिनेशन में बने रहें। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सेल्फ स्टडी से करी है या हर तरीके के लोग। सबसे बड़ी खूबसूरती इस एग्ज़ाम की ये है कि चाहे आप किसी भी सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों, चाहे आप जिस तरीके से पढ़े हों, जहाँ पढ़े हों, कैसे भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हों, पर जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है या जो एग्ज़ामिनेशन में टेस्टिंग क्राइटेरिया है जिसके बारे में सर बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर के, कोरिलेशन को लेकर के, राइट, तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इसीलिए UPSC की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है आपके स्पेशली एजुकेशनल बैकग्राउंड को लेकर के कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ऐसा कुछ, राइट, क्योंकि आप लोग इस जब भी आप एग्ज़ाम देंगे और जो आपका डोमेन है या मैं कहूँ कि जिस तरीके की प्रोफाइल मिलेगी वो आप क्राइसिस मैनेजर्स ऑफ इंडिया हैं। जब कोविड आया था तो जिनका सिलेक्शन इससे पहले हुआ होगा 2000-2001 वो लोग जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। एक नाम अक्सर फेमस होता है जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, लव अग्रवाल। तो लव अग्रवाल के टाइम पे कोविड नहीं था, पर जब वो जॉइंट सेक्रेटरी थे तब कोविड आया। आप जब आज इस दौर में 2023-2024 जब भी इस एग्ज़ामिनेशन को पास करेंगे तो चैलेंजेस जो अभी हैं और 2040 के चैलेंजेस अलग होंगे। तो इसलिए ये कांस्टेंट लर्निंग है और ख़ुद की सोच सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप क्राइसिस मैनेजर हैं चाहे जो भी सेवा आप ज्वाइन करें, राइट। तो मैं अब इस बातचीत को बस आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट द पर्सन हु हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन with 202 rank. Please Rameshwar, I welcome on behalf of ICRA IAS
to share your experience. और आप इस जर्नी के बारे में और बेहतर तरीके से बता सकते हैं.